हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आप एएसएफ इंस्टीट्यूट। देखो, हमने जीओसी का 3 लेक्चर तो कंप्लीट कर लिया है। उसमें पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हूँ कि भाई साइज कैसे मैटर करता है, ठीक है। दूसरे वाले लेक्चर में मैंने बताया कि आपका हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। उसमें हाइपर कंजुगेशन लगभग मतलब 60 to 70% पढ़ाया हूँ, जितना अभी काम का है। एडवांस हाइपर कंजुगेशन मैंने पहले ही बताया कि छोड़ कर रखा है, वो थोड़ी सी बहुत थोड़े पार्ट होते हैं, ठीक है। आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, आप वो देख लेना। उसके बाद मैंने इंडक्टिव पढ़ाया, मैंने लगभग 30-40% इंडक्टिव आपके थर्ड लेक्चर में पढ़ा दिया। इस वाले लेक्चर में मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट के आपके एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, डीएनपी रूल पढ़ाऊंगा, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखो कि जो भी आपको क्या कहते हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखते रहो, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर से ही नेक्स्ट जो लेक्चर आता है वो उसका रिलेशन रहता है, ठीक है। तो आज हम देखो, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर पे कहाँ छोड़े हुए थे, मैंने आपको यहाँ ये वाला दिखाया था। ये वाला मैंने आपको ग्रुप लिखा था, उसके बाद मतलब ग्रुप्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी थी, और ये माइनस आई का ऑर्डर लिखा था। मैंने बोला था कि माइनस आई का ऑर्डर है, और इसको मैंने बोला था कि आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। मैं आपको सभी को एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा, आपको रटना एक भी नहीं है। आप देखोगे अभी जस्ट 15-20 मिनट बाद आपको ये सारा याद हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अब मैंने बोला था कि भाई देखो, जैसे कि यहाँ इस पीछे वाले वीडियो मैंने यहाँ तक बताया था, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि बताया था, आपको ध्यान होगा कि मैंने बोला था कि मान लो NF3 कहीं NF3 हो, ऐसे ये F हो और ये F हो और ये हो, NF3 पॉजिटिव हो, और कहीं आपके पास ऐसे OH पॉजिटिव हो, तो बताओ आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा। तो मैंने बोला था कि हमेशा पहले ही आपको प्राइमरी फैक्टर, क्योंकि ये सिस्टम आपका अटैच है नाइट्रोजन से और यहाँ आपका सिस्टम अटैच है ऑक्सीजन से, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला क्या कहते हैं एटम जुड़ा हुआ है। तो देखो इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है हमेशा नाइट्रोजन से। तो अब क्या है, प्राइमरी फैक्टर से ही डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो हम क्यों भाई दूसरे सेकंड पोजीशन पे जाए या सेकेंडरी फैक्टर पे जाए, कि इसीलिए हमेशा आपको प्राइमरी फैक्टर चेक करना होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्या कहते हैं, NF3 से। तो ऐसे मान लो कि अगर मान लो आपके पास यहाँ लगा हो NH3 पॉजिटिव लगा हो, और फिर मान लो ऐसे फ्लोरीन लगा हो, तो आप बताओ कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, तो अब देखो, आप बताओ यहाँ से आई किसका होगा। पहले तो आप किसी सिस्टम से मान लो ये अटैच है, किसी सिस्टम से मान लो ये अटैच है, ठीक है। तो किसी सिस्टम से ये अटैच है, तो अब देखो यहाँ आपके पास क्या होगा कि आप पहले इसको प्राइमरी इफेक्ट देखोगे, वही नाइट्रोजन है, यहाँ आपके पास फ्लोरीन है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कहीं पॉजिटिव एटम आ गया तो वो हमेशा माइनस आई शो करता है, और अदर देन अगर कोई कार्बन आ गया, ठीक है, तो वो भी माइनस आई शो करता है, जो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक। अब इसमें फिर मैंने बताया था कि ये आपका माइनस आई लग रहा है, ये आपका न्यूट्रल एटम है और ये आपका पॉजिटिव एटम है। तो अब पॉजिटिव एटम और न्यूट्रल एटम में माइनस आई और किसका ज़्यादा होता है, पॉजिटिव वाले का, तो इसलिए क्या हो गया, इसका माइनस आई हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखे रहना। ये तो देखो, अभी आप अगर आप इस टेबल को आप मतलब इस ऑर्डर को आप देखोगे तो अभी सारे जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ सारे क्या कहते हैं आपके मैच कर रहे हैं इसमें, ठीक। तो अब देखो कि ऐसे सबसे ज़्यादा देखो किसमें होता है OF2+, फिर उसके बाद O आपका Cl2+, ठीक है, फिर उसके बाद OH आपका प्लस। तो अब देखो कि इसमें देखो क्या क्या होता है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करती हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास OH प्लस आ गया, OH2 प्लस आ गया, और यहाँ OCl प्लस आ गया। अब बताओ कि भाई इसमें ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा। तो देखो कोई सिस्टम मान लो A अटैच है, ये A से अटैच है, तो अब पहले आप प्राइमरी फैक्टर पर जाओगे, तो जब आप पहले प्राइमरी फैक्टर पर जाओगे तो ये यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों माइनस आई लगाएंगे तो दोनों माइनस आई, पर ऑर्डर अभी नहीं पता है भाई हमारे क्या होगा। फिर अब देखो, ये भी ऑक्सीजन प्लस, वो भी ऑक्सीजन प्लस, तो मतलब इस प्राइमरी फैक्टर से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इसको, तो हमें मतलब सेकेंडरी फैक्टर पे मूव करना पड़ेगा। अब यहाँ सेकेंडरी फैक्टर है ये वाले और ये वाले। अब भाई इन दोनों में से माइनस आई कौन ज़्यादा शो करते हैं, कोल्ड्रेन वाले, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला इसका माइनस आई ज़्यादा हो गया, ठीक है, माइनस आई ज़्यादा हो गया। तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं जो हमें थोड़ा सा याद रखनी होती हैं, बस याद क्या रखनी होती है, मतलब बाई कंसेप्ट अगर आप चलोगे तो उतनी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी। तो देखो यहाँ देखो सभी चीज़ें वैलिड करती हैं, देखो NF3 है, आप NCl3 है, बस एक चीज़ देखो ये डिफर कर रही होगी, जैसे ये आ गया NR, तो देखो कि मैंने बोला कि इसे N आपका जो ये NR+3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
देन आपका NH3 होता है। ऐसा क्यों? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपका डिपेंड करता है परसेंटेज एस करेक्टर, ठीक है, और एंगल बिटवीन आपके बॉन्ड एंगल थीटा, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पहली तो मतलब ऐसे अगर बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है, भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो भी डिपेंड करता है, वही एस करेक्टर पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, और आपका हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो मतलब अगर किसी का थीटा ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, जैसे ओ आर, आपका ओ आर आता है और ओ एच आता है। ओ आर में भी कौन सा होता है, ओ CH3 आ गया और कहीं OH आ गया, ठीक है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों भाई, रीज़न ऐसा क्या है कि भाई ऐसा क्यों आपका ज़्यादा होता है? तो देखो क्या है कि जैसे अगर मान लो मैं अभी ये रफ कर दे रहा हूँ, ये लिख लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ से देखो अगर मैं इसको बनाऊँ NR3, तो NR3 प्लस में क्या होता है कि ये मान लो यहाँ ऐसे CH3 लग गया, ऐसे CH3 लग गया। ये किसी स्पेशल के इन्हीं स्पेशल केसेस में होते हैं, सब में मत लगाते रह जाना, ठीक है। और इसमें क्या है, ये ऐसे ये है H और ये है H और ये है H। तो मान लेता हूँ कि ये भाई इनके बीच में एंगल है θ1 है और इनके बीच में एंगल है θ2। तो अब क्या होता है कि भाई ये क्या होते हैं, ये CH3 जो होते हैं वो हल्के से बड़े बड़े से होते हैं ना, बड़े बड़े से होते हैं ऐसे, भाई ऐसे हल्के से साइज में देखो हाइड्रोजन से बड़े आगे नहीं आ गए। तो अब देखो आपस में इन्हीं में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसे यहाँ हो जाएगा। तो इसीलिए जब रिपल्सन होना इनमें स्टार्ट होता है, क्योंकि साइज भी इनका क्या है भाई, नाइट्रोजन है, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई जितना कार्बन का होता है, ठीक है। कार्बन में तो कार्बन मान लो ऐसे आ गया कहीं, भाई किसका प्लस आई ज़्यादा आएगा, CH3 या CH3, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है भाई, ऐसे हो गया। और मान लो आपसे बोल दे भाई एक CH3 यहाँ है, किसका प्लस आई ज़्यादा होगा? अब देखो कार्बन में क्या है, कार्बन का साइज बड़ा हो गया, क्या बड़ा हो गया, कार्बन का साइज बड़ा हो गया, इसलिए रिपल्सन उतना फेवरेबल नहीं कर पाता यहाँ। इसमें इसका ही प्लस आई, क्या कहते हैं, इसका प्लस आई तो ज़्यादा बड़ा होगा। अब इसका प्लस आई ज़्यादा बड़ा होगा, क्या होगा, इसका प्लस आई ज़्यादा बड़ा होगा, तो मतलब माइनस आई इसका लेस होगा, प्लस आई इसका ज़्यादा होगा एज कंपेयर इससे, इसका माइनस आई लेस होगा। लेकिन अगर देखोगे इसमें क्या होता है, इसका माइनस आई ज़्यादा होता है और इसका प्लस आई एज कंपेयर लेस होता है इसका, ठीक है। तो ये NH3 वाले, तो इसमें रीज़न यही है कि भाई इसमें आपका थीटा एंगल फैक्टर नहीं काम करता, क्योंकि ऑलरेडी आपका सेंट्रल एटम जिससे जुड़ा हुआ है वो आपका बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें सेंट्रल एटम आपका छोटा सा है। इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए आपका इसमें और तीन जुड़े हुए हैं, छोटे हैं, थोड़ा साइज छोटा है और ऊपर से तीन जुड़ा हुआ है। तो थीटा इसलिए क्या होता है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1 हो जाता है। और अभी मैं जस्ट पढ़ाया कुछ देर पहले कि भाई अगर थीटा ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो माइनस आई पावर ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका माइनस आई पावर ज़्यादा होता है। ये ध्यान में रखे रहना, ठीक, ये बात आप रखे रहना, ठीक। और इसमें, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका प्लस आई ज़्यादा होगा, इसका माइनस आई कम होगा। कार्बन में मत कंपेयर करने लग जाना इससे, ठीक है। और यही सेम काम आपका ऑक्सीजन के साथ चलता है कि मान लो ऐसे ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ आपका CH3 है और यहाँ से आपका ये है और ये लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है, और यहाँ आपके पास OH है ऐसे और OH है। तो इनमें क्या होता है, बॉन्ड पेयर, और इनमें थोड़ा सा रिपल्सन, ये इधर वाले से रिपल्सन ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि लोन पेयर ऐसे रहते हैं, रिपल्सन ज़्यादा होने लगते हैं, तो ये थोड़ा सा एंगल इसका बढ़ जाता है। θ2 देख लो, इसको θ1 बोल दे, तो इसमें θ2 इसमें भी ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर θ1 में। केवल CH3 वाले केस में लेते चलना, और किसी केस में मत कंपेयर करने लगना, इसलिए CH3 लिख रहा हूँ स्पेशल, ठीक है। इनमें तो NR3 आप कोई ले लो, इसमें R तो आपको कुछ भी ले लो, इसमें आप R कुछ भी ले लो, मतलब कि आपका इसमें आप इसमें ले लो ऐसे CH3 और C2H5 तक ले लो बस, इसके आगे नहीं, और इसमें CH3 लेना, इसके आगे मत लेना। इसमें CH3 या C2H5 ले सकते हो, इसमें केवल CH3 ले सकते हो, ठीक है। तो ये केवल ऐसे इसमें केवल ऐसे दो स्पेशल केसेस हैं जिनमें आपको कहते हैं माइनस आई इसका ज़्यादा होता है, इसका माइनस आई ज़्यादा होता है, और इसमें इसका माइनस आई ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान दे रहना, सारी छोटी बातें हैं। तो आप देखो कि अब मैंने बताया कि आपको देखो, ये मैं आपको पूरा याद करा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, सबसे पहले चीज़ों को प्राइमरी फैक्टर डिफ्रेंशिएट करो। तो प्राइमरी फैक्टर में भाई सबसे पहले ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन अभी यहाँ तक देखो सभी पॉजिटिव चार्ज है, अभी यहाँ तक देखो सभी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में भी सबसे पहले देखना है ऑक्सीजन पॉजिटिव है, फिर उसके बाद सेकेंडरी फैक्टर मूव करना है। तो यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया।
अब आपको NO2 क्या है, NO2 देखने में तो आपको न्यूट्रल दिख रहा है, पर देखो रियल में NO2 है क्या, रियल में देखो NO2 है क्या। अब भाई अगर मान लो किसी सिस्टम से NO2 अटैच होगा, तो अगर आप NO2 को एक्सपेंड करके लिखोगे तो देखो इसको ये लिखते हो O नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या लिखते हो, O नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक। तो ये ध्यान देना, क्योंकि हर चीज़ हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू चेक करते हैं। अब बहुत लोग बोलोगे कि सर इसको ऐसे ही बना सकते हैं, बना सकते हैं भाई, ठीक है, वो बात सही है, बना सकते हो, पर हमें जो चेक करना है वो कोवैलेंट है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो जिधर से जाता है उधर से तो पॉजिटिव छोड़ जाता है, और जिस पे जाता है उस पर निगेटिव छोड़ जाता है। तो हमारे लिए ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये हमारे लिए यूजफुल नीचे वाला है, क्योंकि हमें कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू सारी चीज़ें इंडक्टिव इफेक्ट चेक करने हैं। तो अब देखो ये भी पॉजिटिव है, अब ये भी पॉजिटिव है, तो अब इसमें क्या है, ये वाला लगाएगा -i और ये वाला +i लगाएगा, क्या लगाएगा, +i। तो किसी के तो -i तो लगाएंगे भाई, -i तो लगाएगा, -i तो लगाएगा ही, -i तो लगाएगा, ठीक है, -i लगाएगा। तो फिर इसके अगर मान लो ये सिस्टम है तो एज कंपेयर उन सबसे मान लो ऐसे कहीं मान लो n+ ऐसे जुड़ा हो, ऐसे +3 जुड़ा हो, तो प्लस ये भी है और प्लस ये भी है, ठीक है, प्लस ये भी है और प्लस ये भी है, ठीक है। और ऊपर से देखो थोड़ा सा इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो तो sp2 भी है, ठीक है, sp2 भी है, पर इसमें क्या हो रहा है, एक आपका यहाँ +i इफेक्ट भी लग रहा है, तो उसके कारण से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इसका ज़्यादा होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना, इसीलिए NO2 को हल्का सा पीछे रखते हैं, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में ध्यान दे रहे हैं ना ये सब बातें, ठीक, क्योंकि नहीं तो बाद में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से क्या रख रहे हैं। देखो इसलिए मैं यहाँ देखो दिखा रहा हूँ कि सारा प्राइमरी फैक्टर आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए देखो NH3 वाला ज़्यादा है आपका NO2 वाला, तो ऑब्वियस सी बात है जब NH3 वाला ज़्यादा है तो NR3 वाला ज़्यादा ही होगा NO2 से। अब फिर आते हैं बाद में, देखो अब ध्यान देना कि जो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन है और इसका sp3 बोल रहा हूँ, sp हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, और एक कहीं कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा दो, कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा दो, और आपके पास कहीं एक C डबल बॉन्ड O लगा दो। तो अब देखो ध्यान से देखना, sp2 हाइब्रिडेशन है, और यहाँ कहीं देखो बहुत कंपेयर करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये चारों आप अगर एक बार सीख गए ना तो अभी जो जितने बच्चे हैं ना ग्रुप, सबको आप अरेंज कर दोगे। तो हमेशा ध्यान देना कि पहली बात तो देखो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है और ये sp2 है और ये sp है, तो इतना पता है कि भाई sp वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 से, क्योंकि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका कितना है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका 50% है और इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका 33% है। तो भाई जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इतना तो पता चल गया कि अगर मैं इसको फर्स्ट लिखूँ, इसको सेकेंड, और इसको थर्ड लिखूँ, और इसको अगर फोर्थ लिखूँ, तो भाई किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो ये sp है, तो यहाँ से एक बात ऐसे लिख सकते हैं कि भाई फर्स्ट कॉमा थर्ड लिखो, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे होगा, आपके sp2 से। तो अब इसमें आपका ये आ गया ये सेकंड sp है ना, सेकंड है, ये है sp, सेकंड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन -i का ऑर्डर, ठीक है, और कॉमा 4। अब आएगा भाई, अब फिर आएगा कि भाई फोर्थ और क्या कहते हैं आपके इसमें, फोर्थ और आपके क्या कहते हैं इसमें कौन ज़्यादा होगा। देखो ध्यान देना, अब ये क्या होता है कि अब ध्यान देना, लेकिन ये अभी गलत है, क्या है ये, जस्ट आप जैसे सोच रहे हो वो तो आप सही सोच रहे हो, पर क्या है ये गलत है। क्यों गलत है, ध्यान देना, जो हमारा sp वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है जो कार्बन कार्बन से अटैच होता है, और अगर कहीं कोई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच होगा, तो अगर ये sp वाला और ये sp2 वाला अगर ऑक्सीजन से अटैच है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इससे। इसीलिए ये वाला जो आप सोच रहे हैं अपने हिसाब से जनरल आइडिया से, वो गलत है, इसलिए कभी इसको मत लगाना। इसलिए सब देखो, अब सबसे ज़्यादा देखो sp आया, sp, और अब अगर sp आपका अटैच होगा किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, अब जब तुम सोचो कि sp2 किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है, और यहाँ sp है और यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। तो अब देखो सबसे ज़्यादा कौन होगा, सबसे ज़्यादा होगा आपका यहाँ से
देखो ये रब कर दे रहा हूँ यहाँ, सबसे ज़्यादा होगा आपका थर्ड, सबसे ज़्यादा होगा थर्ड, क्योंकि sp है और हेट्रो एटम अटैच है, हेट्रो एटम अटैच है, तो पहले हेट्रो एटम को आप प्रेफरेंस ज़्यादा देना। अब sp2 है, हेट्रो एटम ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसलिए ये सेकंड है ना, ये सेकंड, ठीक है sp, फिर उसके बाद ये थर्ड आया, ठीक है, ये थर्ड आया, इसलिए ध्यान देना ये फर्स्ट को मत लिखना, ये गलत है, ठीक है, ये जैसे जस्ट हम सोचते थे उस हिसाब से ये गलत है, ठीक है, ये एक जनरल फिनोमिना था जिससे आप जैसे सोचते हो भाई पेपर में गलत कर जाते हो, ठीक है, तो ये ध्यान दे रहना। तो फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद आएगा भाई sp, आपका क्या कहते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और sp2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो अब दोनों सेम आ गए भाई, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कोई हेट्रो नहीं जुड़े हैं, तो अब आपका sp ज़्यादा होगा फर्स्ट, देन आपका आएगा फोर्थ। ये हमेशा ऑर्डर याद किए रहना, ये ऑर्डर याद किए रहना, मन करे तो स्क्रीनशॉट कर लेके रख लो आप। तो ये बहुत ही प्राइमरी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन जो आपको बहुत ज़्यादा रहती है कि भाई कौन ज़्यादा होगा, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये प्राइमरी फैक्टर हैं। कहीं से किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको इन्हीं प्राइमरी फैक्टर्स को क्या कहते हैं एकदम दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। कहीं भी कुछ भी आ जाए, कहीं CO से कुछ भी जुड़ा हो, आपको CO से कुछ भी जुड़ा हो, ट्रिपल बॉन्ड से हमेशा क्या कहते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, -I का ऑर्डर है, ये -I का ऑर्डर है। तो अब देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी देखो जो हम ऑर्डर लिख रहे थे, देखो PDF तो आपको सारा क्या कहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बाकी प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया था वो भी पार्ट थर्ड में, वो भी उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ क्या है भाई, ये देखो CN है, तो CN है और sp है और हेट्रो एटम है, sp हाइब्रिडेशन है, हेट्रो एटम है। तो आप देखो जितने भी यहाँ है ये सब देखो sp2 हाइब्रिडेशन है, क्या है sp2 हाइब्रिडेशन है, क्या है यहाँ sp2 हाइब्रिडेशन है, ठीक है, यहाँ क्या है ये sp2 हाइब्रिडेशन है, ठीक है। और यहाँ क्या है देखो, अब ये तो बात की बात है भाई, अभी बताएंगे, ठीक, बस इतना ध्यान देना। देखो ये जैसे ये देखो ये sp वाला है, ठीक है, sp वाला यहाँ निगेटिव होगा, ओ आपका निगेटिव होगा, ठीक है, ये, और ये देखो ये pH होगा, ठीक है, ये OH नहीं है, O नेगेटिव है, OH इसके आगे आएगा, ठीक। तो यहाँ से देखो ये, और यहाँ आपका डबल बॉन्ड क्या कहते हैं ये हो गया। अब तो ये तो sp2 है, ये sp है, और यहाँ आगे बताएंगे भाई आगे क्या कैसे चलता रहता है। तो पहले तो ये देखो कि भाई इतना तो बातें पता चल गई, मतलब यहाँ तक बातें कंफर्म हो गई, ठीक है। यहाँ तक इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ये देखो ज़्यादा क्या कहते हैं ये sp इलेक्ट्रोनेगेटिव -I तो शो कर रहे हैं, पर क्या है हाइड्रोजन है उतना ज़्यादा दे नहीं रहा है, मतलब तीनों तो -I शो कर रहे हैं, पर ये देखो CH3 क्या है कि ज़्यादा प्लस आई देता है एज कम्पेयर हाइड्रोजन से, मोर प्लस I इफेक्ट वाला होता है। तो हमें तो -I देखना है कि भाई कितना ज़्यादा कौन पुलिंग कर रहा है, तो ये इसको थोड़ा सा रिपेल करेगा, इसलिए कम हो गया। अब O नेगेटिव आ गया, ये तो और ही रिपेल करेगा, ये OH नहीं है, O नेगेटिव है, OH इसके आगे आएगा, ठीक है, OH इन सब के आगे आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सपोर्ट करेगा, ठीक है, वो सपोर्ट करेगा आपको। और यहाँ ध्यान देना कि फिर उसके बाद आता है, तो अब sp2 ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना एक बात कि sp2 आपका sp2 हेट्रो एटम ऑलवेज ग्रेटर देन हाइलोजन होता है, हाइलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ध्यान दे लेना, हाइलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमेशा ज़्यादा होता है। ये -I का ऑर्डर है, ठीक, ये -I का ऑर्डर है, कोई -I अगर आपको पहचानना है तो अभी ये तो जस्ट दिखा रहा हूँ कि भाई ये वो आपको पीरियोडिक जो आपका ऑर्डर लिखवाए हैं वो कैसे रिमेंबर करना है, ठीक है। फिर बाद में जब वही सारी चीज़ें एनायन की स्टेबिलिटी को आपको रिलेट करेंगी, एनायन की स्टेबिलिटी या कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को आपको रिलेट करेंगी, क्योंकि -I है तो वो एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक। तो ये देखो ये ध्यान दे रहना। फिर यहाँ देखो ये आ गया, देखो ये आ गया, फिर अब देखो फिर वही बात कि भाई अब यहाँ ऑक्सीजन आया और ये आया, तो ऑक्सीजन वाला जो होता है वो ऑलवेज क्या कहते हैं आपका कार्बन कार्बन sp से ज़्यादा होता है, ये भी बात हमेशा ध्यान में रखे रहना। ऑक्सीजन वाला भी कार्बन कार्बन अगर sp जुड़ा हुआ है तो पहले प्राइमरी फैक्टर से डिफ्रेंशिएट करना, वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए देखो ये लिखा हुआ है। फिर अब आप देखोगे pH और CH2 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, pH एंड CH2 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, pH या फिनाइल। देखो अगर मान लो ऐसे C डबल बॉन्ड ऐसे लिख दूँ और हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ देखो ये मैं pH बना दिया, और आपसे पूछूं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो कौन होगा। देखो इसमें देखो अगर देखा जाए तो ऐसे ये है, ये चीज़ें देखो ये कॉमन है इतना, ये देखो इतना कॉमन है, और यहाँ हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ देखो ये देखो, और यहाँ देखो एक ये चीज़ें इस तरह जुड़ी हैं,
क्योंकि एक्स्ट्रा जुड़ी हुई हैं ऐसे इस वाले से, क्योंकि ये तो सिस्टम जुड़ा हुआ है। और यहाँ देखो एक हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ गया है, एक ये जुड़ गया है हाइड्रोजन की जगह, एक हाइड्रोजन की जगह एक आपका ये जुड़ गया है, और यहाँ देखो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और उससे बाद क्या जुड़ा गया, ये जुड़ गया है। तो आप कंपेयर करो, देखो अब ये sp2 हाइब्रिडेशन है, क्या है sp2 हाइब्रिडेशन है, और ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडेशन है। तो मतलब हाइड्रोजन तो हल्का सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा होगा, पर ये तो क्या है खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, sp2 है, तो इसलिए इसका ही -I इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कंपेयर इस वाले से। तो नॉर्मल एल्कीन होती है, ठीक है, नॉर्मल एल्कीन से पीएच वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बात ध्यान देना, क्योंकि मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया है सारी चीज़ें, ठीक। तो ये देखो ये ऑर्डर आपको आई थिंक अब रटने नहीं पड़ेंगे, आप एक बार वीडियो को फिर से अगर रिवर्ट करके देखना चाहते हो तो आप एक बार फिर से रिवर्स करके देखना कि चीज़ें कैसे, क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर अब आता है आगे हमारे पास, देखो अब हमारे पास आगे आता है, ये मैं रफ कर देता हूँ। अब आगे आता है कि भाई अब जैसे CH3 है, ये तो बच्चों वाला काम है कि भाई किसका ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा मोर +I इफेक्ट शो करता है, ये आपका ये आ गया ऐसे, भाई ये आ गया, तो ये देखो ज़्यादा +I शो कर सकते हैं, ये ज़्यादा +I, ये तीन +I इफेक्ट है, इसलिए इसका ज़्यादा होता है। और आइसोटोपिक इफेक्ट में जो हैवियर आइसोटोप होते हैं मोर +I देते हैं, ध्यान देना, हैवियर आइसोटोप वो मोर +I इफेक्ट देते हैं। जैसे मान लो कहीं ट्राइटेरियम है, कहीं आपका ड्यूटेरियम है, कहीं आपका हाइड्रोजन है, तो मोर +I कौन देंगे, तो अगर मान लो ऐसे लिखें, ऐसे मान लो लिख दूँ यहाँ CD3 और CT3 और हाइड्रोजन लिख दूँ, और यहाँ किसी सिस्टम से अटैच किया हूँ उसको, और यहाँ मान लो मैं CH3 और H लिख दिया, तो अब अगर मान लो किसी सिस्टम A से अटैच किया हूँ, तो आपसे बोलने को बताओ +I कौन ज़्यादा देगा, तो ये CT3 है और यहाँ CH3 है, तो ज़्यादा कौन +I इफेक्ट देगा, तो ये वाला +I इफेक्ट आपका ज़्यादा देगा, ये बात ध्यान में रखे रहना, ठीक। अब देखो कि अब मैं आगे चलता हूँ, आपको एक्सप्लेन बताता हूँ कि कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब ये तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो कि यहाँ आता है DNP रूल, किसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कार्बो की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए या एनायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, इंडक्टिव अगर कहीं भी वर्क कर रहा है तो वो एक रूल होता है DNP, कोई नया रूल नहीं है, बस लोगों ने नाम दे दिया है, कोई नया रूल वगैरह नहीं है। इसका DNP का देखो फुल फॉर्म क्या है, यहाँ डिस्टेंस, पहले आपको क्या चेक करना है, ये प्रियोरिटी ऑर्डर भी है, डिस्टेंस, देन आपको चेक करना है नंबर सेकेंड, नंबर, अगर पहले आपको डिस्टेंस पे चेक करना है, अगर डिस्टेंस सेम आ गई देन आपको नंबर पे मूव करके जाना है, और अगर नंबर भी कहीं सेम आ गया तो तब आपको पावर चेक करना है, ठीक है, ये पावर चेक करना है। तो सबसे इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई डिस्टेंस नंबर पावर। अब देखो देखने में तो बहुत, सुनने में तो बहुत टफ लग रहा होगा भाई डिस्टेंस नंबर पावर। जैसे मान लो कि आपके पास कोई कार्बोकेटाइन है, तो देखो यहाँ आपके पास लगा है मान लो CH3, और यहाँ आपके पास लगा है H, और यहाँ लगा है H, ठीक है, और यहाँ मान लो ऐसे किसी पोजीशन पे यहाँ आपके पास ऐसे मैंने लगा दिया यहाँ CH3, और यहाँ लगा दिया CH3, और यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन, और यहाँ लगा दिया CH2+। तो अब आपसे पूछूँ बताओ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। तो आप देखो सबसे पहले तो आप किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करते समय आप हाइपर कंजुगेशन चेक करोगे, सबसे प्राइमरी फैक्टर जो आपको, इसीलिए मैंने देखो जस्ट इसमें हाइपर कंजुगेशन सेम रखा हुआ है। तो अल्फा पोजीशन पे पहले तो आपको स्टेबिलिटी, क्योंकि क्या होता है कि ध्यान दे दो ये बात, एक हाइपर कंजुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव, ये ध्यान दे रहना हमेशा। तो सबसे पहले जो किसी कोई कार्बोकेटाइन आएगा तो आपको हाइपर कंजुगेशन पहले काउंट कराना है, जहां अगर हाइपर कंजुगेशन फेल करना स्टार्ट करा वहीं आपको इंडक्टिव क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कराना। तो इसमें ध्यान देना कि इसमें देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों जगह अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो इनको हम हाइपर कंजुगेशन से क्या कहते हैं नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें मतलब इंडक्टिव की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब देखो इसके अल्फा पोजीशन पे ये आपके पास देखा जाए ये H और ये H और ये H लगे हुए हैं, और यहाँ देखो इसके अल्फा पोजीशन पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ देखो ये कार्बन, तो सेम आ गया, तो भाई अब डिफ्रेंशिएट अभी नहीं कर सकते, फिर हमको नेक्स्ट मूव करना पड़ेगा, तो मतलब बीटा पोजीशन मूव किए, और यहाँ देखो गामा पोजीशन पे आपके गामा पोजीशन पे CH3 लगे हैं। तो अब देखो डिस्टेंस, पहले तो आप चेक करोगे डिस्टेंस, तो दोनों जगह सेम है, ये अगर इसको 1 मान के चलें और इसको 2 मान के चलें, और इसको 1 और 2, तो 2 पोजीशन पे देखो दोनों चीज़ सेम थी, तो हम 3 पोजीशन मूव करें, जब 3 पोजीशन मूव करें तो हमें ये ज़्यादा मिला, इसलिए क्या हुआ ये वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। तो पहले डिस्टेंस चेक करना है, ठीक है, अभी आगे दिखाऊंगा ये डिस्टेंस से जब डिफ्रेंशिएट किया हूँ।
तो देखो भाई इसमें एक डीएनपी रूल का बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो देखो ये आपका है क्वेश्चन है, तो सबसे पहले कोई भी कार्बोकैटायन आएगा सबसे पहले आपको हाइपर कंजुगेशन काउंट करना है। मैंने आपको कई बार बताया है कि हाइपर कंजुगेशन आपका इंडक्टिव से मोर इफेक्टिव होता है, ठीक है, मोर डोमिनेंट होता है। तो सबसे पहले आप किसी चीज़ को हाइपर कंजुगेशन से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो इधर इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो भाई जब 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो अब हाइपर कंजुगेशन में अब देखो सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कौन होगा, या तो आपका फर्स्ट होगा या तो आपका थर्ड होगा, या तो आपका फर्स्ट या तो थर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा आपका, उसके बाद आएगा सेकंड और उसके बाद आएगा आपका फोर्थ, उसके बाद आएगा फोर्थ। अब भाई फर्स्ट और थर्ड को हम आप क्या कहते हैं हाइपर कंजुगेशन से नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इनको चलते हैं इंडक्टिव। अब इंडक्टिव पे चलते हो तो यहाँ देखो पहले आप ये 1 पोजीशन आया, ये सेकंड पोजीशन आया और यहाँ देखो फर्स्ट पोजीशन, यहाँ सेकंड पोजीशन। यहाँ देखो सेकंड पोजीशन पे 2 CH3 लगे हैं और यहाँ देखो सेकंड पोजीशन पे केवल एक CH3 और एक हाइड्रोजन। तो अगर आप देखो तो ये दोनों तो कॉमन हो गए, चलो ये दोनों तो कॉमन हो गए, पर ये तो डिफर कर रहा है, ये तो डिफर कर रहा है भाई, ये तो डिफर कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आपको किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, CH3 का ज़्यादा होता है, H का ज़्यादा होता है, CH3 का। तो यही होता है कि पहले डिस्टेंस सेम आ गया, फिर आप चलो नंबर में, तो नंबर में कौन ज़्यादा है, तो इसलिए नंबर में ज़्यादा ये है कि भाई नंबर में, क्योंकि अब नंबर भी सेम है, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, नंबर भी सेम है। अब पावर चेक करोगे तो मतलब पहले चलो डिस्टेंस देन नंबर और देन पावर। तो यहाँ देखो सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे थे, 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए। तो फिर सेकंड पोजीशन में जब 2 सब्स्टिट्यूएंट थे तो मतलब डिस्टेंस सेम नंबर सेम। फिर आपका चले पावर पे, तो पावर में किसका ज़्यादा है, ये इसका थर्ड वाले का पावर ज़्यादा है। तब यहाँ से इसको मैं हल्का सा कट करके लिखूँ ऐसे कि थर्ड इज मोर स्टेबल देन आपका फर्स्ट। तो ये आपका ऑर्डर आ गया, ठीक है, ये आपका ऑर्डर आ गया डीएन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। तो ये डीएनपी रूल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो आगे, फिर देखो आगे देखो क्या है ये आपके पास एक ये लगा हुआ है। अब देखो जितनी चीज़ें मैं पीछे आपको पढ़ाया था वो देखो यहाँ आपको क्या कहते हैं देखने को मिल जाएगा। तो -I मैंने क्यों पढ़ाया था आपको सारी चीज़ें। देखो सबसे पहले आप किसी चीज़ को हाइपर कंजुगेशन से देखो तो इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो भाई कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो भाई कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो भाई 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अल्फा हाइड्रोजन वाला आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो भाई इसमें अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें आपका 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर ऑब्वियस सी बात है फोर्थ वाला सबसे छोटा होगा, फोर्थ वाला सबसे छोटा होगा क्योंकि 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कौन ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कार्बोकैटायन है भाई, कार्बोकैटायन है। और ये सब क्या करते हैं, देखो ये फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ सेकंड पोजीशन, यहाँ देखो फर्स्ट पोजीशन, यहाँ देखो सेकंड पोजीशन, यहाँ देखो फर्स्ट पोजीशन, यहाँ देखो सेकंड पोजीशन, और देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट दोनों पे लगे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट दोनों पे लगे हैं। तो देखो डिस्टेंस आया, नंबर और पावर, तो 2 दूसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। तो अब देखो कि भाई कि 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं मतलब नंबर भी सेम है। तो अब चेक करोगे आप पावर, तो पावर किसका मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था भाई, किसका ज़्यादा होता है -I। तो जिसका जितना -I ज़्यादा होगा तो वो कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यार भाई कार्बोकैटायन को तो इलेक्ट्रॉन देने हैं और मतलब जो देगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको हाइपर कंजुगेशन, देन आपको चेक करना है कि भाई कौन ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो खींचेगा, जो सबसे ज़्यादा खींचेगा वो आपका NO2 खींचेगा। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि भाई NO2 क्या होता है भाई, अब देखने में बड़े न्यूट्रल लगता है पर उसमें नाइट्रोजन में क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सबसे ज़्यादा खींचेगा तो भाई ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो सबसे पीछे जो हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। अब फिर सबसे ज़्यादा खींच रहा है तो भाई वो सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपका कौन आएगा, CN आएगा कि भाई OMe आएगा। तो अब CN और OMe में मैंने बताया था कि भाई CN और OMe में अगर कार्बन हेटेरोएटम से जुड़ा हुआ है और sp हाइब्रिडाइजेशन है और ऑक्सीजन से वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये ज़्यादा खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो आपका यहाँ फर्स्ट आ गया और फिर लास्ट में कौन सा बचा, आपका थर्ड। तो पहले आपको देखो पहले हाइपर कंजुगेशन डिफरेंशिएट करने होते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान देना कि इसमें इसको मत देख लेना कि भाई यहाँ ऑक्सीजन लगा है। तो पहले आपको क्या कहते हैं,
यहाँ से ये तो हमेशा सबसे पीछे चला गया, ये तो बात ही खत्म हो गया। दिक्कत क्या करोगे आप, सोचोगे अरे ये वैसे भी देखो फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, पर मेन फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर हमारा हाइपर कंजुगेशन वर्क करता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर था। अब आगे चलते हैं, देखो आगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, देखो देखते हैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स। तो यही सेम काम रेडिकल की स्टेबिलिटी में चलता है, यही सेम काम आपके रेडिकल की स्टेबिलिटी में चलता है, ठीक है। रेडिकल की स्टेबिलिटी में बस रेडिकल कोई रेडिकल जैसे यहाँ अटैच हो, ये रेडिकल से डायरेक्ट कोई हेटेरोएटम अटैच ना हो। मैंने आपको पहले भी थर्ड पार्ट में बताया हूँ या सेकंड पार्ट में बताया था कि वहाँ रेडिकल की स्टेबिलिटी से अगर कोई डायरेक्ट हेटेरोएटम अटैच होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से दोनों वो क्या कहते हैं, स्टेबलाइज होता है, वो उसे बोलते हैं कैपोडेटिव इफेक्ट। वो एक लेक्चर लेके बताएंगे, वो मैंने पहले आपको बता दिया है। पर अगर मान लो ऐसे कोई रेडिकल यहाँ अटैच है, भाई रेडिकल भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम है, और यहाँ मान लो ऐसे NO2 अटैच हो, और यहाँ देखो यहाँ मान लो रेडिकल हो और यहाँ मान लो NO2 अटैच हो और यहाँ NO2 अटैच हो, तो अब आप देखोगे कि भाई इधर भी देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों जगह 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने आ गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल आ गए 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने बोला था एल्काइल सिस्टम होता है, तभी हम रेडिकल की स्टेबिलिटी इस वाले मेथड से बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो RR ग्रुप अटैच है, तो ये देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब आप इनके हाइपर कंजुगेशन से नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। अब हमें जाना पड़ेगा अपने सेकेंडरी फैक्टर पे, ठीक है, सेकेंड वाले पोजीशन पे, यहाँ 1 और ये 2, और यहाँ क्या हुआ 1 2। अब देखो सेकेंड पोजीशन पे आप गए तो 2 सब्स्टिट्यूएंट देखो यहाँ लगा हुआ है, एक ये 2 और एक ये लगा हुआ है। तो यहाँ से देखो ये वाले से तो कैंसिल हो गया, ये वाला तो ये वाले से कैंसिल हो गया। अब देखो पावर चेक करोगे, भाई डिस्टेंस गए DNP, दोनों जगह सेकंड पोजीशन पे मिल गया, तो चलो डिस्टेंस नंबर दोनों जगह दो था, वो भी सेम हो गया, नंबर भी सेम हो गया, ठीक है। 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, मतलब वही हाइड्रोजन को मैं सब्स्टिट्यूएंट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे अब पावर आप चेक करोगे, भाई किसका पावर ज़्यादा होता है, NO2 का इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसका ज़्यादा होता है, तो ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहना। और चलो आगे हम और देखते हैं एग्जांपल्स। देखो एग्जांपल्स आपको और देते हैं। देखो अगर मान लो मेरे पास ऐसे कहीं कार्बोकैटायन आ गया, मान लो कार्बोकैटायन है ऐसे, और यहाँ है ये आ गया, ये आ गया। अब देखो आपसे पूछूंगा बताओ इसमें कौन सा मोर स्टेबल होगा, तो आप देखो अब आपको पता ही है, सबसे पहले आप क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे भाई, चलो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, और यहाँ, और फिर मैंने सेकंड वाले लेक्चर में बताया था कि अगर कार्बोकैटायन से डायरेक्टली कोई हेटेरोएटम जुड़ा होगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन उसको मान के चलना है, क्योंकि हाइपर का हम सभी को अल्फा हाइड्रोजन पर अगर रिस्पेक्टिव रख देंगे तो हमें स्टेबिलिटी पता चलती रहती है। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने मानते हैं भाई, मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को आपको 8 अल्फा हाइड्रोजन के बराबर आप मान के चलते हो, कितना 8 अल्फा हाइड्रोजन के बराबर आप मान के चलते हो, ठीक है। और यहाँ देखो ये नाइट्रोजन अटैच है तो इसको आप 12 अल्फा हाइड्रोजन के बराबर मान के चलते हो, और इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं। तो देखो अब इसमें क्या है, हाइपर कंजुगेशन से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन से। इसमें देखो 4 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, और इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं आपके, ये 2, और ये देखो 10 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, और यहाँ देखो इसमें 14 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, 2 यहाँ, ठीक है, 14 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये देखो अल्फा हाइड्रोजन से ही डिफ्रेंशिएट हो गए, तो ये ध्यान दे रहना कार्बोकैटायन के बारे में। अब देखो और आगे देखते हैं यहाँ, जैसे देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास यहाँ कार्बोकैटायन है, तो अगर मेरे पास ऐसे CD3 लगा हो, CD3 लगा हो और CT3 लगा हो और ये H हो, यहाँ देखो अगर मान लो मेरे पास यहाँ CH3 लगा हो और यहाँ देखो CH3 लगा हो, यहाँ देखो CH3 लगा हो, अब देखो हाइड्रोजन है, तो आपसे बोलूँ कि बताओ मोर स्टेबल कौन होगा, तो मोर स्टेबल देखो भाई क्या होगा कि पहले तो इधर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे, तो इसमें भी 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप इसको हाइपर कंजुगेशन मतलब 0 अल्फा हाइड्रोजन एक तरीके सेम है, सेम कह लो, चलो ठीक है। अब फिर चलोगे आप देखो फर्स्ट पोजीशन पे आए, अब यहाँ देखो क्या है, CD3 लगा है, CD3 लगा है, CT3 लगा है, और यहाँ देखो CH3 और CH3 और देखो CH3, कोई मेल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है भाई, CD3 लगा है, पावर ज़्यादा है, तो डिस्टेंस नंबर और पावर, डिस्टेंस दोनों
एक एक पे चेक कर रहे हो, तो अब देखो नंबर में भले 3 है पर पावर इसका ज़्यादा है, इसलिए ये वाला यहाँ वाला ज़्यादा आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दे रहना। अब देखो एक एग्जांपल हम यहाँ से और लेके चलते हैं। देखो मान लो कि आपसे आज से मैं बोल दूँ देखो, अब देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि क्या किसका कौन कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो अब देखो एक ये है एक ये है, ठीक है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा? मान लो ये फर्स्ट मान लूँ और इसको मान लो मैं सेकंड मान लूँ, तो कौन सा कार्बोकेटाइन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा? तो अब देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे? पहले आप अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा पोजीशन गए, यहाँ देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन आया कि नहीं आया, और यहाँ देखो फर्स्ट पोजीशन में गए तो 2 अल्फा हाइड्रोजन आया कि नहीं आया, तो दोनों जगह 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन से नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। फिर चले बीटा पोजीशन पे, अब चल तो बीटा पोजीशन पे चले, मतलब वही सेकंड पोजीशन मान लो, सेकंड पोजीशन पे गए तो ये फर्स्ट पोजीशन, यहाँ देखो सेकंड पोजीशन, यहाँ देखो क्या है, हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगा है, यहाँ देखो हाइड्रोजन लगा है। अब फिर जैसे ही आप क्या कहते हैं यहाँ गए, इस इधर से इधर मूव करे, इधर से इधर मूव करे, तो ये आपको देखो क्या मिल गया, CH3 मिल गया, और यहाँ देखो क्या मिल गया आपको, हाइड्रोजन मिल गया। तो अब देखो डिस्टेंस नंबर, तो अब देखो सब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये नंबर में देखो ज़्यादा है एक तरीके से, इनका देखा जाए तो पावर एक तरीके से ज़्यादा है, ठीक है, पावर ज़्यादा है, तो सेकंड पोजीशन पे दोनों आपको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, पर क्या है इसका पावर ज़्यादा है, तो आप थर्ड पोजीशन पे मत मूव करके आना भाई, इधर कार्बन मत मूव करके आना, आप यहीं डिफ्रेंशिएट कर दिए। देखो इसको भाई यहाँ भी आए वही सेम चीज़ें मिल रहा है, पर आप डिफ्रेंशिएट देखो इसको यहाँ से कर दिए, वही ये डिस्टेंस नंबर पावर, तो इसलिए ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो गया। भले आपको देखने में लग रहा होगा कि भाई ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, पर देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैटर करते हैं, तो ये वाला ज़्यादा होगा। अब देखो अभी तो सारी चीज़ें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैं आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें बताऊंगा कि भाई आपको क्या कहते हैं एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कि भाई कहाँ कहाँ एप्लीकेशन आपको कार्बो ये इंडक्टिव के यूज होते हैं। अब देखो कार्बो एनायन, तो अब देखो कार्बो एनायन, तो मैंने बताया था कार्बन एनायन, तो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी में कभी भी हाइपर कंजुगेशन मत वर्क करा देना, हाइपर कंजुगेशन कभी भी कार्बन एनायन के क्या कहते हैं केस में हाइपर कंजुगेशन मत काउंट कराना, नहीं तो क्या होता है जल्दीबाजी आप क्या कहते हैं कार्बोकेटाइन को भी हाइपर कंजुगेशन काउंट कराते रहते हो कार्बो एनायन को। कार्बो एनायन की अपनी अलग केमिस्ट्री होती है, कार्बोकेटाइन के लिए हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, मतलब हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम के लिए है, ठीक है, या हाइपर कंजुगेशन जिसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल हो या पाई एंटी बॉन्डिंग कहीं ब्रेक हो रहा हो, ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग हो, वो एल्कीन केस में होता है। तो आप देखो अब चलते हैं कि भाई कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी, तो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी से आप देखो, अब एप्लीकेशन भी एक तरीके से आप समझ लो, जैसे कि आप एसिडिटी चेक करते हो, तो भाई इसे मान लो कोई HA होता है, मान लो कोई HA है, तो आप उसको ब्रेक करते हो H+ और A नेगेटिव में, आप बोलते हो जितना ज़्यादा ये एनायन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा इसका HA की स्टेबिलिटी, मतलब HA आपका मोर आपका एसिडिक होता है। तो अब कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी से सो आप इसकी एसिडिटी बता सकते हो। तो ऐसे मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल, मान लो ऐसे मैं आपको बनाता हूँ, देखो अगर मान लो मैं बहुत सिंपल सा लेता हूँ CH3, ये आपने देखे भी होंगे। देखो सबसे पहले आप सिंपल से स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ और ये हुआ, और आपका देखो ये यहाँ C2H5 कर दिया, और ये आपका O नेगेटिव कर दिया। तो अब आपसे पूछूं कि बताओ कि किसका क्या कहते हैं, कौन एनायन ज़्यादा स्टेबल है, कौन एनायन ज़्यादा स्टेबल है? तो आप बोलोगे सर ये प्राइमरी फैक्टर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गया, भाई प्राइमरी फैक्टर में दोनों जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है, तो प्राइमरी फैक्टर दोनों का सेम है। फिर आप सेकंड पोजीशन मूव करें, ये भी दोनों सेम हो गया, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, फिर अब हमें मूव करना पड़ेगा यहाँ। अब देखो इसको अगर ऐसे लिखूँ CH2 और CH3, और देखो इसको अगर एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया, मैं एक्सपेंड करके लिख दिया, और इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूँ H और यहाँ CH3, तो अब देखो कि कंपेयर, देखो बहुत, इसीलिए क्या होता है भाई, अभी आप खुद पता चल जाएगा। देखो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, इससे आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, मतलब इतने सिस्टम से आप इसको नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, इतने सिस्टम से इसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बचा क्या है मेरे पास, एक यही बचा हुआ है, ये वाला और ये वाला। भाई अब बताओ किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है? अब CH3 का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कंपेयर हाइड्रोजन से,
CH3 का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, एज कंपेयर आपके क्या कहते हैं हाइड्रोजन से। तो इसलिए क्या होगा भाई CH3 इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, क्योंकि रिपेल करेगा तो एनायन ज़्यादा स्टेबल कौन है भाई, अगर कोई खींचने वाला होगा, कोई किसी को भाई एनायन मतलब क्या होता है कर्ज, तो अगर आप किसी के ऊपर कर्ज है, उसको 2-3 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई उसको मतलब वो हल्का सा रिलैक्स महसूस करेगा, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से और आप उसको दे रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो आप उसको और क्या कहते हैं मतलब परेशान कर रहे हो। तो इसीलिए क्या होगा कि भाई ये प्लस आई इफेक्ट शो होने के कारण ये इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। इसलिए आपका अगर फर्स्ट इसको बोलूँ और सेकंड इसको बोलूँ, तो आपका फर्स्ट वाला आपका ज़्यादा स्टेबल है ये सेकंड से। तो मैंने बोला था कि भाई जो आपको देखो यहाँ मैं अगर लिखूँ, अगर कार्बो कैटायन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्लस आई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। अगर आपका कार्बन एनायन है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। ये बात लिख लो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है। और कार्बोकैटायन में सबसे पहले आपको किसी चीज़ की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आप उसको क्या कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन चेक करना, ठीक है, जल्दीबाजी में गलत मत कर देना, ठीक है। तो ये बातें थी। अब देखो कार्बन एनायन में अगर मैं पूछूँ आपसे कि मैं जो अभी सिंपल आपको जितना पढ़ाया हूँ वहाँ से मैं पूछता हूँ इंडक्टिव के बेस पे, ठीक है, इंडक्टिव के बेस पे मैं जो पढ़ाया हूँ। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक मैं एनायन यहाँ लगा दूँ, ये बना दूँ, ठीक है, और एक एनायन में ये बना के यहाँ आपके पास यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, एनायन, और यहाँ मैं एक बना दिया O, और यहाँ मैं नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ देखो पॉजिटिव बना दिया। तो अब आपसे पूछूं कि भाई बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले आप देखोगे सर बोलो कि ये CH2 है इधर, और यहाँ इसको CH2 है, ठीक है, CH2 है। तो यहाँ देखो ये क्या होगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो कराएगा, और ये भाई प्लस आई इफेक्ट। यहाँ ऑक्सीजन है तो ये माइनस आई शो कराएगा, और ये माइनस आई शो कराएगा, और ये क्या है माइनस आई शो कराएंगे। ये भी भाई अभी तो पहले लिखो ना कि भाई क्या क्या शो कराएगा, पहले तो आप उसके फर्स्ट वाले पोजीशन चेक करते हो। तो माइनस आई देखो, अब स्टेबल कौन करेगा, अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दूं और इसको सेकंड बोल दूं और इसको थर्ड बोल दूं, तो स्टेबलाइज कौन करेगा। अभी हमने पीछे जस्ट पढ़ा था कि भाई आपको स्टेबलाइज जो कराते हैं क्या कहते हैं माइनस को कार्बन एनायन को, वो आपके जितने ज़्यादा माइनस आई होते हैं वो स्टेबलाइज कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। और अब ये क्या है प्लस आई, तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपका सबसे कम मतलब स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये तो इसको दे रहे हैं तो इसको स्टेबल नहीं करेंगे। अब बात आई भाई इन दोनों में अब आपको पता है कि भाई पहले फर्स्ट पोजीशन पे दोनों लगे हुए हैं, तो भाई किसका माइनस आई पावर ज़्यादा होता है, तो जो कैटायन होता है उसका माइनस आई पावर ये ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान देना, इसलिए क्या होगा, ये आपका थर्ड ज़्यादा होगा, देन आपका सेकंड होगा, ठीक है। तो अभी तो ये जस्ट क्या कहते हैं मैंने इंडक्टिव आपका कार्बोकैटायन के थोड़े से इंडक्टिव खत्म किए, लगभग इंडक्टिव का ये 60% है। अभी कार्बो एनायन स्टार्ट किया हूँ, अभी इसका एप्लीकेशन पार्ट बढ़ गया। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने केवल आपको डीएनपी रूल दिखाया है, वो भी कुछ थोड़े से एग्जाम्पल लेके। जब मैं एप्लीकेशन पढ़ाता जाऊँगा इसका क्या कहते हैं, अब बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, बहुत सारे आपको एसिडिटी चेक करते हो, बेसिसिटी चेक करते हो किसी चीज़ का, तो वहाँ फिर आपको और सारे एग्जाम्पल